Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So I hope कि सबको पता था आज की क्लास के बारे में. From today onwards we are going to start with unit wise MCQ for CUET PG Sociology because एग्ज़ाम जो है आपका वो 19th मार्च को है. सो अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आज ऑलमोस्ट 12 मार्च हो गया है. सो फ्यू डेज़ आर लेफ्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड आई होप दैट इस टाइम पे आप लोग अच्छे से चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे होंगे. मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था कि आज क्लास होने वाली है और कल यूनिट 2 की क्लास होगी सेम टाइम पे 8 PM. प्लीज़ रिमेंबर, जो लोग टेलीग्राम पे नहीं देख पाए हैं याद रखो 8 PM आपकी क्लास होगी. अभी यूनिट वाइज MCQ हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट 6 डेज़ तक. ठीक है, 6 दिन तक अभी ये क्लासेस चलेंगी. उसके बाद जो लास्ट के 2-3 दिन आपको बचेंगे उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज़ करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवाइज़ करना है और डिस्कशन करना है अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो. ओके जितना पढ़ लिया है उसमें कॉन्फिडेंट रहो एंड जो नई चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस मत करो. ठीक है, अच्छा आज हम लोग 75 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं. तो यू गाइज नो द रूल्स. तुम लोगों को मुझे चैट में आंसर देते रहना है और लास्ट में कमेंट पे मुझे बताना है कि आउट ऑफ 75 तुम्हारे कितने मार्क्स आए. अच्छा एक चीज़ और है कि हर क्वेश्चन को मैं इन डेप्थ जैसे सोशियो क्रक्स में एक्सप्लेन करती हूँ वैसे यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू है. अगर मैं एक एक क्वेश्चन डीपली जाने लगूँगी ना तो बहुत ज़्यादा क्लास बड़ी हो जाएगी एंड आई नो दैट यू गाइज ऑल्सो डोंट हैव टाइम. इवन आई डोंट हैव टाइम ऑल्सो बिकॉज कल मुझे यूनिट 2 प्रिपेयर करना है, क्वेश्चंस बनाने हैं. तो कल हम लोग यूनिट 2 करेंगे और तुम लोग भी दिन भर यूनिट 2 को ही रिवाइज करना सो दैट 8 बजे तुम अपने आप को डेडलाइन दे दो कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्लास में आके. ओके So those of you who don't know me, I teach sociology on this platform. My name is Bhairavi Bharadwaj and जिन लोगों ने ये टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम क्योंकि 6th यूनिट के जब हम लोग MCQ करेंगे उसके बाद आपको जो कंपाइल्ड इसका PDF होगा वो यहीं पे मिलेगा. एक चीज़ और है, हर ईयर ये यूनिट वाइज MCQ होते हैं तो तुम लोगों को इस प्लेलिस्ट में 2024 के और 2025 के कुछ वीडियोज़ भी यूनिट वाइज मिल जाएंगे. मैंने देखा है कि पुराने वीडियोज़ में ना थोड़ी थोड़ी एरर्स हैं तो व्हाट आई विल डू इज़ मैं यूनिट 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं जैसे 2024 में जो मैंने लिए, 2025 में लिए और इस ईयर लिए, इसको मैं कंपाइल कर दूंगी. ठीक है, और जितनी भी एरर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी करेक्ट करके मैं तब PDF अपलोड करूँगी. कोई भी पुराना सेशन गाइस देखा करो तो उसका कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक किया करो क्योंकि जो भी करेक्शन होता है वो मैं कमेंट सेक्शन में ही करती हूँ. ओके क्लास के बीच में अगर कोई गलती हो गई है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ही मैं बाद में करेक्ट करती हूँ. ओके तो एक बार ज़रूर से मेरा पिन्ड कमेंट ज़रूर चेक किया करो, अगर कोई एरर कोई करेक्शन होगा तो वहीं पे होगा. ओके सो स्टार्ट करते हैं क्लास. आई होप तुम लोगों को पहले से पता था तो तुम लोग ये सारी चीज़ें रिवाइज करके क्लास में आए होगे. ठीक है, यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से आते हैं. अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम लोगों को बताऊँ तो स्टेटस एंड रोल से हर बार क्वेश्चन आता है. सोशलाइजेशन कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है. कम्युनिटी एसोसिएशन नॉर्म्स वैल्यू, इसमें से भी हर बार एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, अगर तुम लोगों को पता है कि कम्युनिटी क्या होता है, एसोसिएशन क्या होता है, नॉर्म्स क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं, अगर मीनिंग क्लियर है, फीचर्स क्लियर है तो तुम लोग एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आराम से कर लोगे. ठीक है, तभी ये क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड हो जाते हैं क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बस मीनिंग समझ लेते हैं, उसको थोड़ा सा भी इन डेप्थ स्टडी नहीं करते हैं. एक बहुत ज़्यादा जैसे डाउट आ रहा था स्टूडेंट का कि मैम फैशन नॉर्म कैसे है. ठीक है, सोशियो क्रक्स में मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें फैशन को हम लोगों ने नॉर्म बोला था. अब जिन लोगों ने बैच ज्वाइन किया है दे नो बिकॉज मैंने वहाँ पर इग्नू से ये चीज़ ऐड की थी. सो इन केस तुम लोगों को नहीं पता है ये सब चीज़ें तो प्लीज़ गाइज इग्नू नोट्स को रेफ़र करो. हर चीज़ डीपली इग्नू में दी हुई है और बहुत अच्छी तरह से दी हुई है. ठीक है, तो एक बार प्लीज़ इग्नू को देखो, इग्नू के नोट्स को देखो. नॉर्म्स, वैल्यूज़, कम्युनिटी एसोसिएशन, ये सब बहुत अच्छे से दिया है. अब फैशन एक नॉर्म है, कैसे है, क्या है, ये सब भी इग्नू में दिया हुआ है. और जो लोग बैच में हैं उनको तो मैं ये सब पढ़ा चुकी हूँ तो उनको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके तो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बैच नहीं ज्वाइन किया है, कोई गाइडेंस नहीं है, कहीं से कुछ नहीं पता, प्लीज़ ऑलवेज रिफ़र इग्नू नोट्स. ओके मैं हर बार ये बोलती हूँ बिकॉज इवन NTA ऑल्सो कंसीडर्स इग्नू नोट्स. ओके सो स्टार्ट करते हैं. 75 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन में मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगी. बट अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें तुम्हें बिल्कुल कुछ समझ में ना आए तुम लोग मुझसे कमेंट में पूछना, मैं कमेंट में ही एक्सप्लेन करके रिप्लाई करूँगी. ओके सो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1,
सब लोग मुझे चैट में आंसर देंगे एंड लास्ट में कमेंट में मुझे बताएंगे कि 75 में से कितने मार्क्स आए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो वो भी तुम मुझसे कमेंट में पूछोगे, क्योंकि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करने वाली हूँ। आई एम अज्यूमिंग कि जो लोग ये क्लास देख रहे हैं वो ऑलरेडी रिवाइज करके आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आए होंगे, क्योंकि मैंने पहले से टेलीग्राम पे बता दिया था क्लास के बारे में। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। असर्शन है कि सोशोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर प्राइमरली एज इट अकर्स विद इन ग्रुप्स एंड सोशल रिलेशनशिप्स बिकॉज सोशोलॉजी फोकसेस ऑन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल प्रोसेस rather देन सोशल इंटरेक्शन। कभी भी असर्शन रीज़न का जब क्वेश्चन आता है तो हमें इमीडिएटली असर्शन के बाद यहाँ पर बिकॉज लगा के सेंटेंस को पढ़ना होता है। ठीक है, तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। सब लोग चैट में आंसर दो। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया है वेरी गुड। देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सोशोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करता है प्राइमरली जब हम ग्रुप में हो या फिर सोशल रिलेशनशिप्स में हो, यानी ह्यूमन बिहेवियर इन कॉन्टेक्स्ट विद ग्रुप एंड सोशल बिहेवियर, ये सोशोलॉजी फोकस करता है। तो ये बिल्कुल सही है। हम इंडिविजुअली बिहेवियर को नहीं पढ़ते हैं, बट ग्रुप्स में और सोशल रिलेशनशिप्स में हम लोग बिहेवियर को पढ़ते हैं, वो सोशोलॉजी का पार्ट होता है। रीज़न क्या कह रहा है कि सोशोलॉजी सिर्फ इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल प्रोसेस पे फोकस करता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस पे सोशोलॉजी नहीं, सोशल साइकोलॉजी या फिर साइकोलॉजी फोकस करता है। और रैदर देन सोशल इंटरेक्शन, तो ये भी गलत हो जाएगा। सोशल इंटरेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है सोशोलॉजी के लिए, राइट। सो यहाँ पर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जिन्होंने सी आंसर दिया है वेरी गुड। अपने आप को मार्क्स देते चलो सो दैट लास्ट में तुम लोगों को क्लियर रहे कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमेंट में मुझे चाहिए सबके मार्क्स। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग है, इजी क्वेश्चन है। आज की क्लास में तुम लोगों को मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ टफ भी लग सकते हैं, कुछ इजी भी लग सकते हैं, और एग्जाम में भी गाइज ऐसे ही पैटर्न आता है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन लगे बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, 2 आंसर सही लग रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर देना, चांस मत लेना। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो टेस्ट में तो फुल लाते थे बट एग्ज़ाम में उतना अच्छा नहीं कर पाए, ओनली बिकॉज ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस कि 75 क्वेश्चन करके आएंगे तो 75 के उनको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर कि निगेटिव मार्किंग है एग्जाम में, तो बहुत माइंडफुली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ऐसे क्वेश्चंस जो लगता है गलत हो सकते हैं वहाँ पे चांस नहीं लेना है। ओके, चलो क्या होगा इसका आंसर बताओ। सोशोलॉजी, सोशोलॉजिस्ट, लोगोस, सोशियस। साइंस ऑफ सोसाइटी, पर्सन हु स्टडीज सोसाइटी, स्टडी और साइंस, या फिर कंपेनियन। तो अब इसको मैच करना है और कोड्स देख के आंसर बताना है। मैचिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ध्यान से करना। कभी कभी कोड्स जो है तुम लोग गलत देख के टिक कर देते हो, तो वो सब सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। ओके, द करेक्ट आंसर इज़ बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है वेरी गुड। सब कुछ सामने सामने ही दिया है। सोशोलॉजी होता है साइंस ऑफ सोसाइटी, सोशोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो सोसाइटी को पढ़ता है, लोगोस का मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस, और सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन। दोनों मिलके ही बनाते हैं सोशोलॉजी, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कोंत, डैश स्टडीज द फोर्सेस दैट होल्ड सोसाइटी टुगेदर। कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सोसाइटी को फोर्स करता है साथ में रहने के लिए। होल्ड सोसाइटी टुगेदर मतलब सोसाइटी को बांध के रखता है, एक साथ रखता है। इसमें से कौन सा वो कॉन्सेप्ट है। अगर तुम लोगों को इतना भी पता है कि इसके बारे में ऑगस्ट कोंत ने बात की है, स्टिल यू कैन डू दिस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। सोशल स्टैटिस्टिक्स, सोशल फैब्रिक, सोशल सिस्टम, फेनोमेनोलॉजी। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज़ ए। जिन्होंने ए आंसर दिया है वेरी गुड। सोशल स्टैटिक्स की बात की है ऑगस्ट कोंत ने, और इसके अलावा ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट सोशल डायनेमिक्स। सोशल स्टैटिक्स क्या होते हैं। सोसाइटी का वो पार्ट जो स्टेबिलिटी देता है, ऑर्डर मेंटेन करता है, और डायनेमिक्स कौन से होते हैं जो चेंज होते हैं या एवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। सोसाइटी के 2 पार्ट होते हैं, एक वो जो हमेशा स्टेबल रहता है और एक वो जो चेंज होता रहता है, राइट। सो इन्होंने इसको क्या बोला था, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल dynamics. Okay, now question number 4, a common analogy popularized by Herbert Spencer presents the constituent elements of society as organs that work towards the proper functioning of the body as whole. The analogy is associated with what?
अब देखो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ऑलरेडी मैंने पढ़ाए हैं बैच में, तो स्पेशली सब कुछ मैंने बहुत इन डेप्थ पढ़ाया है। तो तुम लोगों को बस कीवर्ड्स को नोटिस करके आंसर देने का कोशिश करना है, ठीक है। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर का जो भी ऑर्गन से रिलेटेड था थ्योरी, वो क्या था? आई होप एवरीबडी रिमेंबर ऑर्गेनिक एनालॉजी। और वो किससे मैच होगा? कॉन्फ्लिक्ट, डेविएंस, फंक्शनलिज्म, सोशल एनिमल। इस एनालॉजी को हम लोग किससे एसोसिएट कर सकते हैं? सब लोग मुझे चैट में आंसर दो। द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड, इट इज़ फंक्शनलिज्म। ऑर्गेनिक एनालॉजी में हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने सोसाइटी को कंपेयर किया था। ही कंपेयर्ड सोसाइटी किससे? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से। आई होप यू गाइज रिमेंबर सब कुछ। मैंने बहुत अच्छे से ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग तरह से, ओके। डोंट टेक एनी टॉपिक लाइटली, ओके। सारे टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर होना चाहिए ना। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर दो सब लोग। इंटरैक्शनिस्ट आर कंसर्न्ड विद व्हाट? डेफिनेशन ऑफ सिचुएशन एंड सेल्फ, डेफिनेशन ऑफ एक्टर एंड इंस्टीट्यूशन, डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एंड सिस्टम, या फिर डेफिनेशन ऑफ सिचुएशन एंड सोसाइटी। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए। जिन्होंने ए आंसर दिया, वेरी गुड। देखो सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म जो होते हैं वो सेल्फ पे फोकस करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, बट कभी भी वो सिस्टम पे फोकस नहीं करते हैं। सिस्टम एक मैक्रो हो जाएगा, ठीक है। हम इंटरैक्शनिज्म में क्या देखते हैं कि वो एक माइक्रो पर्सपेक्टिव है, राइट। तो सिचुएशन, हर इंसान की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है ना। तो कोई किस सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहा है वो भी इंटरैक्शनिज्म का पार्ट हो जाएगा। सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिस्ट जो होते हैं वो इन सब चीज़ों पे स्टडी करते हैं, ओके। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। सेल्फ के बारे में जीएच मीट बात करते हैं, यू गाइस नो। और सिचुएशन के बारे में भी एक थिंकर बात करते हैं जिनका नाम है विलियम आइजैक थॉमस, ओके। सो ये भी याद रख सकते हो तुम लोग। सेल्फ के बारे में बात कौन करता है? जीएच मीड। और सिचुएशन पे किसने बात की है इसी कॉन्सेप्ट में? विलियम आइजैक थॉमस, ओके। इनका कहना था कि सिचुएशन जो है वो शेप करती है कि हम कैसे सोसाइटी में एक्ट करेंगे या कैसे हम उस सिचुएशन में एक्ट करेंगे, उस मोमेंट पे एक्ट करेंगे। तो हमारा एक्ट किस पे बेस्ड है? सिचुएशन पे, ओके। Now, question number 6. The law of three stages is an idea developed by Auguste Comte in his work, The Course in Positive Philosophy, A General View of Positivism, The Catechism of Positive Religion या फिर System of Positive Polity. Law of three stages जो Auguste Comte का है वो किस बुक में है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है गाइज। ऑल दीज क्वेश्चंस जितने भी आज की क्लास में हैं वो ऑलरेडी आए हुए हैं, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, यू गाइज नो। ये सब क्वेश्चंस एनटीए के बनाए हुए ही हैं, ठीक है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि बहुत सारे क्वेश्चंस एनटीए ने अपने ही नेट के पुराने पेपर्स में से कॉपी पेस्ट कर दिए थे। तो आज की क्लास में मैंने कोशिश की है कि कुछ क्वेश्चंस मैंने नेट पीवाईक्यू भी लिए हैं पुराने। देखो रीसेंट वाले में से नहीं आता है क्योंकि अब रीसेंट जो क्वेश्चंस आते हैं वो हाई लेवल के आते हैं, बट जो पुराने आते थे ना पहले के, उसमें से ये कॉपी पेस्ट कर सकता है क्योंकि पुराने टॉपिक्स और सीयूईटी पीजी के टॉपिक्स काफ़ी मैच होते हैं। तो वो मैंने क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं, तुम लोगों को अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो क्या होगा इसका आंसर? द करेक्ट आंसर इज़ ए। जिन्होंने ए आंसर दिया है, वेरी गुड। द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी में ही टॉक्स अबाउट लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, ओके। एक चीज़ और याद रखना, इन सबको ट्रांसलेट किया था हैरिट मार्टिनी ने, ठीक है, इंग्लिश में। मैंने अभी सोशियोक्रक्स की क्लास में तुम लोग को बताया था ना, शी इज़ कंसीडर्ड एज द मदर ऑफ सोशोलॉजी, है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि किसने ट्रांसलेट किया इनके वर्क्स को, है ना। ऐसे फालतू के जो फैक्ट्स होते हैं वो आई थिंक एनटीए के फेवरेट होते हैं, तो उन्होंने ट्रांसलेट किया था इन सब चीज़ों को इंग्लिश में। Okay, please remember. Now, question number 7. Socialization is a process by which individuals learn the culture of their society, share the belief and values, identify themselves with group, involuntarily follow norms. What will be the correct answer? Socialization जो एक process है उसमें individuals क्या करते हैं?
अब इस तरह के क्वेश्चंस हैं, स्टूडेंट्स को अगर क्लियर नहीं है मीनिंग अभी भी तो वो गलत टिक कर देंगे. अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स बी आंसर दे रहे हैं देन इट्स रॉन्ग. द करेक्ट आंसर इज़ ए. ओके, बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी बात कर रहा है आउटकम की. सोशलाइजेशन से क्या आउटकम होता है वो बता रहा है कि शेयर बिलीव्स एंड वैल्यूज़, यानी बिलीव्स और वैल्यूज़ शेयर कर सकते हैं, राइट. बट वी ऑल नो दैट सोशलाइजेशन में इंडिविजुअल जो है वो कल्चर लर्न करता है, यानी कि अब आपने जो भी चीज़ें सीखी हैं वो आपने कहाँ से सीखी हैं? आपने अपने घर से सीखी हैं, है ना, फैमिली से सीखी हैं. ऐसा तो नहीं है कि आप बस पैदा हो गए और आपको पता है कल्चर क्या है, इंडियन कल्चर क्या है, मुस्लिम कल्चर क्या है, राइट. जिस फैमिली में आप आओगे वहाँ का कल्चर आप सीखोगे, राइट. और ये किसके थ्रू होगा? सोशलाइजेशन के थ्रू. ओके, सो सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स लर्न द कल्चर ऑफ देयर सोसाइटी. ओके गाइस, प्लीज़ रिमेंबर. और हम लोग ये सारी चीज़ें जो लर्निंग होती है इसको हम लोग इंटरनलाइज करते हैं. ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये भी एग्ज़ाम में आता है. ओके, सोशलाइजेशन चलता रहता है until we die because we are always learning. Okay, question number 8. The dash stage relies on supernatural or religious explanations of the phenomena of human behavior. Theological stage, metaphysical stage, positive stage, all of the above. कौन सी स्टेज में हम सुपर नेचुरल और रिलीजियस एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं? ऑगस्ट कोंट के जो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस है उसमें कौन सी स्टेज है? द करेक्ट आंसर इज़ ए. जिन्होंने ए आंसर दिया, वेरी गुड. थियोलॉजिकल स्टेज है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ईजी क्वेश्चंस हैं. और CUET PG में हर बार ऑगस्ट कोन से एक ना एक क्वेश्चन आया है. ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Enlightenment was dominated by the idea of what? Reason and empirical research, reason and religion, totemism, rationality and religion. What will be the correct answer? Enlightenment किस आइडिया से डोमिनेटेड है? द करेक्ट आंसर इज़ ए. जिन्होंने ए आंसर दिया है, वेरी गुड. इनलाइटनमेंट में हम रीज़न, एम्पिरिकल रिसर्च की बात करते हैं. रिलीजन इनलाइटनमेंट में नहीं आएगा, टोटमिज्म नहीं आएगा. यहाँ पर भी देखो रैशनैलिटी के साथ रिलीजन है तो ये गलत हो जाएगा. ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ईजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. द वर्ड सोशोलॉजी इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स. 2 वर्ड्स से मिलके सोशोलॉजी बना है. कौन से वो 2 वर्ड्स हैं? सोसाइटस एंड लॉजी, सोसाइटिया एंड लॉजिस्टिया, सोशियस एंड लोगस, या फिर सोशिया एंड लोगस. द करेक्ट आंसर इज सी. इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे. आई होप सबने सही आंसर दिया हो ना. क्वेश्चन नंबर 11. एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस? फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे फ्रांस का किंग कौन था? ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है गाइस. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन का टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आए हैं CUET PG में, इवन दो वो आपके उसमें मेंशन नहीं है सिलेबस में. ठीक है, पर यूनिट 1 में हम इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी पढ़ते हैं और उसमें ये क्वेश्चन कवर होता है. बताओ क्या होगा इसका आंसर? लुई 16, लुई 14, एडवर्ड 3 या फिर जार 9? What will be the correct answer? The correct answer is A. जिन्होंने A आंसर दिया है, वेरी गुड. ये जो किंग है इसने रूल किया था 1774 से लेके कब तक? 1792 तक. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, जैसे सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस. यू गाइस हैव टू टेल मी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी में हम पढ़ते हैं. ठीक है, हैवी टैक्सेशन था अंडर दिस किंग. ठीक है, मे बी क्वेश्चन इससे भी आ जाए. फूड शॉर्टेज थी. सोचो सोसाइटी में कितना केओस मचा होगा इस टाइम पे, राइट. मोनार्की तो थी ही, जिसकी वजह से पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन भी था. राइट. सो इन सारे ही प्रॉब्लम्स की वजह से हमें देखने को मिलता है रेवोल्यूशनरी अनरेस्ट. ठीक है, पीपल वर नॉट हैप्पी विद दिस किंग एंड देन 1792 में मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया. ठीक है,
इसके बाद 1793 में इस किंग को एग्जीक्यूट भी किया गया था, एग्जीक्यूटेड। ओके, प्लीज़ रिमेंबर, ये सारे फैक्ट्स हैं, इतना डेप्थ में नहीं जाना है, बट कुछ कुछ फैक्ट्स तुम लोगों को दिमाग में रहने चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था क्या नहीं, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सोशोलॉजी, सो एग्ज़ाम में आ सकता है। बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल वे में नहीं जाना है, बट हाँ बेसिक फैक्ट्स तुम लोगों को पता होने चाहिए। ओके, now question number 12, according to Max Weber, sociology is a science which attempts interpretative understanding of dash in order thereby to arrive at a causal explanation of its causes and effects, social facts, social currents, social action या फिर social fabric. What will be the correct answer? Easy question है. The correct answer is C, social action. We all know Max Weber talks about social action, right? और मैंने आपको लास्ट क्लास में सोशो क्रक्स वाली में बताया भी था कि सोशल एक्शन क्या होता है, राइट? सोशल एक्शन क्या होता है, और इसके साथ मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताया था कि मैक्स वेबर का कहना था जितने भी रिलीजियस एक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सोशल एक्शन नहीं होते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, ठीक है, दे आर नॉट सोशल एक्शन, ये क्वालिफाई नहीं करते हैं सोशल एक्शन, क्योंकि सोशल एक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? सोशल एक्शन के लिए यू नीड मीनिंग दैट इज़ ओरिएंटेड टुवर्ड द बिहेवियर ऑफ अदर, यानी यू नीड सम काइंड ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, अगर सिर्फ एक इंसान बैठ के प्रे कर रहा है तो इसमें दूसरा इंसान तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, ना कोई एक्शन रिएक्शन हो रहा है, तो ये सोशल एक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। ओके, और सोशल फैक्ट, सोशल करेंट्स, ये सब कीवर्ड्स हैं किसके? एमाइल दर्कहाइम के। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन मटीरियल कल्चर? लैंग्वेज, चर्चेस, फोकवेज या फिर नॉर्म्स? इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं गाइस CUET PG में, एंड ट्रस्ट मी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बेसिक से क्वेश्चन गलत करके आते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना और बहुत ज़्यादा दिमाग भी मत लगाना, ये भी है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही ब्रेन यूज़ कर लेते हैं एग्ज़ाम में, तो बहुत ज़्यादा तुम्हें अपनी सब्जेक्टिविटी को इंटरफेयर नहीं करने देना है, तुम्हें ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, तो ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर लैंग्वेज है, फोकवेज है, नॉर्म्स है, ये सारे क्या हैं? ये सारे नॉन मटीरियल कल्चर हैं। क्यों? क्योंकि हम इन्हें देख नहीं सकते, दे आर इनटैंजिबल, बट चर्च को हम लोग देख सकते हैं, राइट? सो ये मटीरियल हो जाएगा, टैंजिबल हो जाएगा, हेंस इट इज़ मटीरियल कल्चर। ओके, इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर मटीरियल कल्चर। जैसे टेम्पल है, चर्च है ना, ये सारे टेंजिबल मटीरियल कल्चर में आ जाएंगे। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा कल्चर हम लोगों का रिपीट भी होगा अभी नेक्स्ट कुछ यूनिट में, 3rd यूनिट में शायद, तो हम लोग वहाँ पे भी कल्चर के ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14, कल्चर हैज़ 2 एसेंशियल क्वालिटीज़, दे आर व्हाट? ट्रांसमिटेड एंड शेयर्ड, लर्नड एंड शेयर्ड, learned and forgotten, shared and communicated. What will be the correct answer? The correct answer is B. Always remember, culture जो है वो लर्न होता है और शेयर्ड होता है, ठीक है? हम कल्चर को सीखते हैं और फिर उसको शेयर करते हैं। सीखते कैसे हैं हम लोग? फैमिली के थ्रू, अपब्रिंगिंग जो हमारी फैमिली के थ्रू होती है, स्कूलिंग है ना, हमारा जो पीयर इंटरेक्शन होता है, उन सब के थ्रू हम कल्चर को सीखते हैं, फिर हम उसे शेयर करते हैं, क्योंकि कल्चर जो है वो हमारा कलेक्टिव होता है, प्राइवेट या इंडिविजुअल नहीं होता है। मैं ये कभी नहीं कह सकती हूँ कि कल्चर जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ओके? क्योंकि वो एक क्या है? वो एक कलेक्टिव कॉन्सेप्ट है। ओके, प्लीज़ रिमेंबर, तुम लोगों को जब भी पढ़ना है ये सारी चीज़ें ना, तो हमेशा कीवर्ड बेस्ड स्टडी करो, ठीक है? जितने भी कीवर्ड्स हैं उन्हीं पे ध्यान दो। बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ उससे ही सॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी तो तुम्हें बस कॉमन सेंसिकल नॉलेज ही चाहिए होती है। अगर तुमने ऑलरेडी कीवर्ड्स देख रखे हैं, पढ़ रखे हैं, तो जब MCQ करोगे तो अपने आप तुम्हें पता होगा आंसर क्या है, ओके? बट ये चीज़ तभी आएगी जब तुम बहुत सारे क्वेश्चंस देख के एग्जाम में जाओगे, ओके? अगर क्वेश्चंस ही नहीं सॉल्व किए हैं, क्वेश्चंस ही नहीं देखे हैं, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। जितना भी थ्योरी पढ़ लोगे कोई फ़ायदा नहीं है, ओके? सो मेक श्योर दैट ये जो लास्ट के कुछ दिन हैं इसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस करो, ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज़ कॉइन्ड द टर्म जेमिनी शाफ्ट
एमाइल दरखाइम, फर्डिनेंड टॉनिस, मैक्स वेबर या फिर E.B. टाइलर। जेमिनी शाफ्ट किसका है? इजी क्वेश्चन, आई होप सबको पता होगा इसका आंसर। सब लोग चैट में आंसर दो। द करेक्ट आंसर इज़ बी, जिन्होंने बी आंसर दिया है वेरी गुड। जेमिनी शाफ्ट और जेसल शाफ्ट ये दो टॉपिक्स हैं जो फर्डिनेंड टॉनिस जिसके बारे में बात करते हैं। जेमिनी शाफ्ट और जेसल शाफ्ट का मीनिंग याद करने के लिए देखो, जेमिनी में एम आता है तो इसके लिए कम्युनिटी याद कर लो, ओके, और जेसल में एस आता है, राइट, तो इसके लिए सोसाइटी याद कर लो। कम्युनिटी के फीचर्स और सोसाइटी के फीचर्स दोनों ही सेम रहेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम जेमिनी शाफ्ट के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा क्लोज, पर्सनल और ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं, कहीं कहीं पे ट्रेडिशनल लिखा होगा, ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। इन सब चीज़ों के फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम में फीचर्स से ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सोशल टाइज जो हैं वो इमोशनल या किनशिप बेस्ड होंगी, वैल्यू बेस्ड होंगी, जैसे कि फैमिली हो गया, विलेज हो गया, नेबरहुड हो गया, ये सब जेमिनी शाफ्ट या फिर कम्युनिटी का पार्ट है, ओके। सो प्लीज़ रिमेंबर, जेमिनी शाफ्ट यानी कम्युनिटी, जेसल शाफ्ट यानी कि सोसाइटी, ओके, या फिर कहीं कहीं पे एसोसिएशन भी होता है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, the concept of primary group was introduced by C.H. Cooley, Emile Durkheim, Anthony Giddens, Herbert Spencer. Easy question again. The correct answer is A, जिन्होंने A आंसर दिया है वेरी गुड। C.H. Cooley की इम्पॉर्टेंट बुक है दैट इज़ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि तुम लोगों के सिलेबस में ही है सोशल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक, तो टॉपिक के नाम की अगर कोई बुक है तो वो तो ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। 1909, प्लीज़ रिमेंबर। अच्छा, आज के टेस्ट में देखो इजी क्वेश्चंस हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला था कि मैम जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसमें क्वेश्चंस बहुत टफ लग रहे हैं मुझे। तो देखो टफ इसलिए हैं क्योंकि कुछ टेस्ट हैं जो मिक्स्ड हैं, कुछ हैं जो डिफ़िकल्ट लेवल के हैं। आई वॉन्ट कि तुम लोग सारे टाइप के टेस्ट लगाओ सो दैट एग्ज़ाम में कैसा भी पेपर आए तुम डील कर सको, ठीक है। जिन लोगों को अभी भी लगता है कि टेस्ट देना है तो तुम लोग टेस्ट सीरीज़ अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका प्राइस चेंज हो गया है, 899 हो गया है, ठीक है। बट नहीं भी करोगे अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे PDFs हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं फ्री में यूट्यूब पे, तुम लोग उनको भी फॉलो कर सकते हो, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फंक्शनलिज्म इज़ अ सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दैट व्यूज सोसाइटी एज व्हाट। फंक्शनलिज्म में हम लोग सोसाइटी को किस तरह से देखते हैं? एज अ जेनेटिक, सिम्बॉलिक, स्टेबल या फिर केओटिक? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सोच के अच्छे से तब आंसर दो। द करेक्ट आंसर इज सी, स्टेबल होता है सोसाइटी अगर हम फंक्शनलिज्म की बात करें, क्योंकि फंक्शनलिज्म में हम लोग स्टेबिलिटी, ऑर्डर, इन सब की बात करते हैं, हार्मनी की बात करते हैं, राइट। केओटिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और सिम्बॉलिक तो हम लोग फिर सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म की तरफ चले जाएंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द वर्क माइंड सेल्फ सोसाइटी इज एसोसिएटेड विद G.H. मीड, जॉर्ज जिमल, मैक्स वेबर या फिर ऑगस्ट कोंत? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज़ ए, ईजी क्वेश्चन, जिन्होंने ए आंसर दिया है वेरी गुड। G.H. मीड के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इस बुक में उन्होंने डिस्कस किए हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही टॉक्स अबाउट स्पेसिफिक एंड जनरलाइज अदर, राइट। इसके अलावा आई एंड मी के बारे में ये बात करते हैं, एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट रोल टेकिंग। थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन में भी हम लोग इनको पढ़ते हैं, ही इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 19, डैश स्कूल ऑफ थॉट बिलीव्स दैट सोशोलॉजी इज़ एन इंडिपेंडेंट एंड प्योर सोशल साइंस। कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि सोशोलॉजी एक इंडिपेंडेंट और प्योर सोशल साइंस है? फॉर्मलिस्टिक, सिंथेटिक, स्ट्रक्चरेशन, फंक्शनल। स्कूल ऑफ सोशोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है क्योंकि अभी तक CUET PG ने इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, बाकी सोशोलॉजी एग्ज़ाम्स है जैसे नेट है या किसी सेट पेपर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होगा इसका आंसर बताओ? द करेक्ट आंसर इज़ ए, फॉर्मलिस्टिक स्कूल कहता है कि सोशोलॉजी एक इंडिपेंडेंट और प्योर सोशल साइंस है, हमें इसे दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए,
ठीक है। और इसके सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो फादर ऑफ फॉर्मलिस्टिक स्कूल हैं उनको हम लोग कहेंगे जॉर्ज जिमल को, बिकॉज जॉर्ज जिमल ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है इस पर। ओके, द करेक्ट आंसर इज़ ए। फॉर्मल सोशोलॉजी भी कभी कभी लिख के आता है तो गलत मत करना। ओके, फाउंडर ऑफ फॉर्मल सोशोलॉजी, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Now, question number 20. According to Sorokin, the subject matter of sociology does not include which among the following? The study of relationship between the different aspects of social phenomena, the study of social facts, the study of relationship between social and non-social, the study of general features of social phenomena. अगर हम पिट्रिम सोरोकिन की बात करें तो उनके हिसाब से सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी डज नॉट इंक्लूड, यानी सोशोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर की अगर हम बात करें तो इसमें से क्या नहीं आएगा। द करेक्ट आंसर हेयर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है वेरी गुड, पर जिन्होंने सी आंसर दिया है प्लीज़ गाइज नोट। देखो, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल फिनोमिना, तो ये तो बिल्कुल सही है। सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स के रिलेशनशिप में जब हम बात करते हैं तो वो सोशोलॉजी में आता है। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे ये देख के कि मैम यहाँ तो नॉन सोशल लिखा है। देखो, नॉन सोशल का मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऐसा टॉपिक जो सोशल नहीं है। नॉन सोशल में और भी चीज़ें आ जाती हैं ना, जैसे क्लाइमेट है ना, इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब ये सब टॉपिक्स जो हैं इसको भी तो हम लोग सोशल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं सोशोलॉजी में, राइट। जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर का क्या इस पर इम्पैक्ट है, या क्लाइमेट के चीज़ों में क्या है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें सी में। सोशल फैक्ट के बारे में सोरोकिन ने बात नहीं की थी, जबकि की थी एमाइल दरखाइम ने, ठीक है। सो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं होगा। ओके, बिकॉज सोरोकिन नेवर टॉक्स अबाउट सोशल फैक्ट। ओके, प्लीज़ रिमेंबर, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, दिस इज सम PYQ। ओके, ये मत सोचना मैम ने बनाया, मैंने नहीं बनाया है ये, ठीक है। कहीं PYQ है ये, किसी क्वेश्चन किसी पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आंसर ध्यान रखना, क्योंकि रिपीट होगा तो भी आंसर सोशल फैक्ट ही होगा। अब यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा दिमाग लगा देंगे बच्चे और सी टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से तुम लोगों को ध्यान रखनी है चीज़ें। Now, question number 21. The overall criticism of structural functionalism is its inability to deal with. क्रिटिसिज्म की बात हो रही है, यानी ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म फेल हो जाता है, वो इस चीज़ से डील नहीं करता है। इनएबिलिटी टू डील, देखो कीवर्ड्स पढ़ के कीवर्ड्स के बेसिस पे ही आंसर देना है। देखो, चेंज, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, स्टेबिलिटी, ऑर्डर एंड चेंज, कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यू, हिस्ट्री, चेंज, कॉन्फ्लिक्ट, इसमें से कौन सा है जिसके बारे में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बात नहीं करता है। इजी क्वेश्चन है, द करेक्ट आंसर इज ए। जिन्होंने ए आंसर दिया है वेरी गुड, और अगर किसी ने इसके अलावा कोई और आंसर दिया है तो गाइज यू रियली नीड टू वर्क हार्ड, तुम लोगों को अभी भी बेसिक्स क्लियर नहीं है। चेंज, कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन, ये सारी बातें किस में होती हैं? कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे कार्ल मार्क्स, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22. Who among the following is associated with formalistic school of thought? Pittrim Sorokin, Morris Ginsburg, Anthony Giddens या फिर Ferdinand Tönnies? What will be the correct answer? इसमें से कौन सा है जो कि एसोसिएटेड है फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट से? सिंथेटिक और फॉर्मलिस्टिक में जो जो थिंकर्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, तुम लोगों को पता होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। द करेक्ट आंसर इज डी। प्लीज़ रिमेंबर, इट इज़ फर्डिनेंड टॉनिस। फर्डिनेंड टॉनिस जो है वो सिंथेटिक स्कूल, सॉरी फॉर्मलिस्टिक स्कूल को बिलोंग करते हैं, और बाकी के जो ये तीन हैं ये बिलोंग करेंगे सिंथेटिक को। ओके, आई होप तुम लोगों को पता होगा अब तक कि सिंथेटिक और फॉर्मलिस्टिक क्या है। कोई एक स्टूडेंट मुझे कमेंट में बताना, सो दैट मैं उसको पिन कर सकूं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23. Who has defined society as a collection of individuals united by certain relations or mode of behavior which mark them off from others who do not enter into these relations or who differ from them in behavior? किसने ये बोला है? सोसाइटी की डेफिनेशन है, जिन्होंने बोला है कि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाय सर्टेन रिलेशंस, यानी सोसाइटी में कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके वो कुछ रिलेशंस की वजह से साथ में यूनाइटेड होते हैं या कुछ बिहेवियर की वजह से। हर्बर्ट स्पेंसर, मॉरिस जिन्सबर्ग, रोलैंड रॉबर्टसन या फिर जॉर्ज जिमल। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सम PYQ। तो देखो, जितने भी PYQ बेस्ड
डेफिनेशंस हैं वो मैं ऑलरेडी ऐड कर देती हूँ। जो तुम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ में भी टेस्ट लगाए हैं, जो तुम लोगों ने मॉक टेस्ट दिए हैं, कोर्स के बीच में टेस्ट दिए हैं, उसमें भी मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे ऐड किए हुए हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, क्योंकि वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तुमसे कोई भी एक अननोन अगर डेफिनेशन पूछ ली जाएगी तो वो कोई आंसर नहीं कर पाएगा, ठीक है। इवन बड़े बड़े टीचर्स भी वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देयर आर मैनी डेफिनेशंस, इतने थिंकर्स हैं कि किसने क्या बोला है, वी कैन नॉट रिमेंबर इट ऑल। बट यहाँ पर होता क्या है कि जितनी डेफिनेशंस ऑलरेडी आ चुकी हैं दे बिकम रियली इंपॉर्टेंट, वही हैं जो बार बार इधर उधर रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। देखो मैंने बहुत सारे सेट के पेपर भी देखे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, मैंने नेट के सारे पेपर्स देखे हुए हैं, मैंने गेट के पेपर भी देखे हैं, ठीक है, और मैंने बहुत सारे इंट्रेंस के पेपर्स भी देखे हैं। और एक चीज़ जो मुझे कॉमन लगती है वो ये है, कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कुछ थिंकर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है, और कुछ पूरे पूरे क्वेश्चंस ही हैं जो इधर उधर रिपीट होते रहते हैं। सो दैट इज़ वाई आई से ऑल द टाइम कि सारे PYQs को हमें देख के जाना है एग्ज़ाम में, ओके, क्योंकि कभी कभी उसमें से आई हुई जो नॉलेज है उसके बेसिस पे भी तुम क्वेश्चंस कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, ओके। चलो आंसर बताओ। अच्छा, द करेक्ट आंसर इज़ बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है वेरी गुड। मॉरिस जिन्सबर्ग का कोट है ये, एंड कहीं पे नोट कर लेना, या जब मैं PDF दूंगी तो एक बार ध्यान रखना कीवर्ड्स। सोसाइटी एज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाय सर्टेन रिलेशंस, बस इतना याद रख लो, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 24, फंक्शनलिज्म हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर। अब देखो ये क्वेश्चन भी नेट का ही PYQ है, ठीक है, दिस इज अ नेट PYQ, या तो ये नेट का है या फिर ये किसी सेट का है, पर जहाँ तक मुझे याद है इट इज़ नेट PYQ ना। अभी जस्ट हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोगों ने क्रिटिसिज्म ऑफ फंक्शनलिज्म की बात की थी। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है देखो, बट यहाँ पर वर्डिंग्स और थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, योर अंडरस्टैंडिंग। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस चेंज होते हैं, बट ओवरऑल उनका जो जिस्ट है वो सेम रहेगा। देखो, over-emphasizing on social change, being unable to account for social change, propounding order and stability in societies, downplaying the role of collective action। इसमें से कौन सा होगा जो कि यू कैन से फंक्शनलिज्म इसमें लैक करता है, इसके बारे में फंक्शनलिज्म ज़्यादा बात नहीं कर पाया। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी। बहुत ज़्यादा सोशल चेंज के बारे में फंक्शनलिज्म बात नहीं करता है, ठीक है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कॉन्फ्लिक्ट में करते हैं। इनका कहना है कि सोसाइटी जो है वो हर चीज़ जो हो रही है सोसाइटी में उसका कुछ ना कुछ फंक्शन है। अब अगर हर चीज़ का कुछ ना कुछ फंक्शन है, हर चीज़ अच्छी है, तो फिर चेंज कैसे आएगा? चेंज तो तभी आएगा ना जब लोग डिससेटिस्फाइड होंगे, जब लोगों के अंदर नाराज़गी होगी, है ना, जो कि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में मार्क्स की थ्योरीज में देखते हैं कि कैसे हैव्स एंड हैव नॉट जो है उनके बीच में एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप होता है, यानी कि दोनों के जो एंड गोल्स हैं वो डिफरेंट हैं, राइट। दोनों के जो चीज़ें हैं वो एकदम अपोजिट हैं, दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर ऑलवेज इन क्लैश। और जब क्लैश होगा तो चेंज आएगा, यूर अंडरस्टैंडिंग। सो ये सब चीज़ें फंक्शनलिज्म में नहीं है, इसीलिए बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसी के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया है कि ये सोशल चेंज के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। ओवर एम्फेसाइज तो इन्होंने किया ही नहीं है, तो इसके लिए क्या ही क्रिटिसाइज़ किया जाएगा इनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। इसमें से कौन सा थिंकर है जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में नहीं आएगा? अगेन दिस इज अ नेट PYQ। कार्ल मार्क्स, लुई कोजर, राल्फ डेरेनडॉर्फ या फिर मैक्स वेबर। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में नहीं आएगा। द करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है वेरी गुड। देखो कार्ल मार्क्स तो आएंगे ही, पर लुई कोजर का भी वर्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को फंक्शन बताया था, यानी कि इन्होंने कहा था, इनकी बुक का ही नाम है द फंक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ओके, जिसमें ये बताते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का क्या फंक्शन है या कॉन्फ्लिक्ट कैसे हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। एंड सेम डेरेनडॉर्फ है, डेरेनडॉर्फ भी कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे, ओके। सो यहाँ पर जो मैक्स वेबर हैं वो किसी भी पर्सपेक्टिव में ठीक से नहीं आते हैं। थोड़ा बहुत अगर हम देखें तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में ज़रूर आ जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ चीज़ें हैं जैसे वर्स्टिहिन वगैरह है जो इन्होंने बात करी है कि कैसे हम लोगों को डिटेल्स पे फोकस करना चाहिए, राइट। सो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये माइक्रो चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, बट हम इन्हें तब भी किसी भी पर्सपेक्टिव में नहीं रखेंगे, ठीक है। फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट, मैक्स वेबर इन सब चीज़ों में नहीं आते हैं, ओके। प्लीज़ रिमेंबर, कॉन्फ्लिक्ट में भी नहीं आएंगे ये, ओके।
Now, question number 26. Socialization is what? The formation of an affection bond between an infant and its parents, a tendency of sociologists to explain everything in terms of social causes, the process of becoming part of a society by learning its norms and values, the process by which societies change from traditional to modern. सब लोग मुझे आंसर दो, इजी क्वेश्चन है कि सोशलाइजेशन क्या होता है. दोज ऑफ यू हु आर गिविंग सी आंसर, वेरी गुड. देखो, सोशलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सोसाइटी का पार्ट बनते हैं, उसके नॉर्म्स और वैल्यूज़ को सीखते हैं, राइट. बाकी के ऑप्शंस देखो क्यों गलत हैं. फॉर्मेशन ऑफ एन अफेक्शन बॉन्ड, तो हम यहाँ पर कोई अफेक्शन बॉन्ड नहीं बना रहे होते हैं. मैंने बताया ना, सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है. ओके. ना टेंडेंसी ऑफ सोशोलॉजिस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, तो ये भी गलत है. सोशल कॉजेज में सब कुछ एक्सप्लेन करना इज नॉट सोशलाइजेशन. द प्रोसेस बाय विच सोसाइटीज चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, तो ये भी नहीं होगा, राइट. ना क्वेश्चन नंबर 27. सोशोलॉजी इज कंसिडर्ड अ प्योर साइंस बिकॉज सोशोलॉजी एम्स टू acquire knowledge about social phenomena irrespective of its immediate practical application. हमेशा याद रखो, जब भी असर्शन रीज़न आएगा तुम्हें यहाँ पर बिकॉज लगाना है, ठीक है. अब सोशोलॉजी एक प्योर साइंस है, बिल्कुल सही. बिकॉज ये एम करता है नॉलेज एक्वायर करने में अबाउट सोशल फिनोमिना इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो ये बिल्कुल सही है. सोशोलॉजी एक प्योर साइंस है, प्लीज़ रिमेंबर. ये एक अप्लाइड साइंस नहीं है. हम यहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है. हम यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इन सब पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है. हमारा अप्रोच क्या होता है यहाँ पे? थियोरिटिकल अप्रोच. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. सो दिस इज़ अ प्योर साइंस. द करेक्ट आंसर इज़ ए, बिल्कुल सही है, और करेक्ट इसका रीज़न भी है, ठीक है. तो इजी क्वेश्चन था. और ये जो क्वेश्चन है ना गाइज, ये एक थिंकर हैं जिनसे मैंने लिया है. अब देखो, ये क्वेश्चन आई थिंक कहीं पे आया हुआ है शायद, जहाँ तक मुझे याद है, और ये रॉबर्ट बस्टेट का क्वेश्चन है, और ये CUET PG में लास्ट ईयर आया था, ठीक है. ये टॉपिक मतलब इसमें से इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि सोशोलॉजी क्या है, नॉर्मेटिव साइंस है कि सोशल साइंस है. तो 2025 लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन आया था, ठीक है. तो इसलिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि सोशोलॉजी एक प्योर साइंस है, याद रखना, गलत मत करना ये चीज़ एग्जाम में. ना क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग. तुमसे पूछा है कौन सा थिंकर कहाँ से है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, सोचो कि कौन सा कहाँ बिलोंग करता है. क्या होगा आंसर इसका? सब लोग चैट में आंसर दो. द करेक्ट आंसर इज़ ए. देखो, एमाइल दरखाइम फ्रांस के हैं, मैक्स वेबर जर्मनी के हैं, विल्फ्रेडो परेटो इटली एंड रॉबर्ट केमर्टन USA. तो बिल्कुल सामने सामने ही लिखा था. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए. Question number 29. The evolutionary theory of Auguste Comte proposes that there are dash intellectual stages through which the world has gone throughout its history. सब लोग मुझे चैट में आंसर दो. ऑगस्ट कोंट ने कुछ इंटेलेक्चुअल स्टेजेस बताई हैं, ठीक है. कितनी स्टेजेस हैं वो? 2, 3, 4, 5. ईजीएस्ट क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज 3. 3 स्टेजेस की बात ये करते हैं, राइट. टॉपिक का नाम ही है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस. इस टॉपिक से गाइस बहुत क्वेश्चंस देखो बनते हैं, ठीक है. ये जितने भी क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं ना, ये कहीं ना कहीं आए हुए हैं. सो ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है. थियोलॉजिकल मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके. Now, question number 13. Which stage, according to Auguste Comte, do people concentrate on observation of social and physical world in the search for laws governing them? All stages, theological, positivistic, none of the above. Observation की बात हो रही है यहाँ पे. Please note the keywords. What will be the correct answer? The correct answer is C. पॉजिटिविस्टिक स्टेज में हम लोग सोशल और फिजिकल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हैं और कुछ लॉज बनाते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली साइंटिफिक, ठीक है. चीज़ों को साइंटिफिकली देखना, दैट इज़ योर पॉजिटिविस्ट स्टेज. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. नाउ
जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोशोलॉजी इज़ इनकरेक्ट। इसमें से बताना है कि सोशोलॉजी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सोशोलॉजी स्टडीज़ जनरल पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन एंड सोशल रिलेशनशिप्स। बहुत ध्यान से पढ़ो। सोशोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद द कॉन्क्रीट मैनिफेस्टेशंस ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स सच एज वॉर एंड रेवोल्यूशन। Sociology aims to discover general laws or principles of social life. Sociology studies the structure and functioning of social groups. What will be the correct answer? I want every one of you to answer me in the chat. और कौन सा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये भी बताओ क्या होगा इसका आंसर। द करेक्ट आंसर इज़ बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड। सोशोलॉजी जो है वो कॉन्क्रीट मैनिफेस्टेशंस पे फोकस नहीं करता है, यानी किसी स्पेसिफिक इवेंट पे फोकस नहीं करेगा वो, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ये स्टेटमेंट जा रहा है हिस्ट्री के साथ, ना कि सोशोलॉजी के साथ, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। ना क्वेश्चन नंबर 32, द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोशल ऑर्डर इज कॉल्ड व्हाट। सोशोलॉजी, सोशल स्टैटिक्स, सोशल डायनामिक्स या फिर एवोल्यूशन। अब यहाँ पर जो तुम्हारे लिए कीवर्ड है वो है सोशल ऑर्डर, एंड दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम ऑगस्ट कोंत। ऑगस्ट कोंत बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं तुम लोग के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हर साल, ठीक है। ऑगस्ट कोंत, कार्ल मार्क्स, एमाइल दरखाइम, मैक्स वेबर, ये 4 थिंकर्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ओके। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज़ बी। प्लीज़ रिमेंबर, मैंने कहा ना, ऑर्डर की बात अगर होगी सोशल ऑर्डर तो सोशल स्टैटिक्स होगा, चेंज की बात होगी तो सोशल डायनामिक होगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, सोशोलॉजी इमर्ज्ड एज अ सिस्टमैटिक स्टडी इन द एज ऑफ व्हाट। एनलाइटनमेंट, डार्क एज, फ्यूडल एज, नन ऑफ द अबव। कौन सी एज में सोशोलॉजी इमर्ज हुई थी एज अ सिस्टमैटिक स्टडी? द करेक्ट आंसर इज ए। जिन्होंने ए आंसर दिया है, वेरी गुड, इट इज़ इनलाइटनमेंट। क्वेश्चन नंबर 34, द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ड्यूरिंग 1820s वॉज कॉइंड बाय राइटर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कौन सी कंट्री के राइटर थे जिन्होंने 1820 में इस टर्म को फेमस किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टर्म को? इंडियन, ग्रीक, फ्रेंच या फिर ब्रिटिश। ये क्वेश्चन आ चुका है गाइस, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। द करेक्ट आंसर इज़ फ्रेंच, एंड फ्रेंच में जिसने कॉइन किया है ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज़ कॉइंड बाय, सो प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ अर्नोल्ड टॉइनबी, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना क्वेश्चन नंबर 35, which of the following is relevant to the subject matter of sociology? Now these kind of questions you have to worry about. इस तरह के जो questions आते हैं ना, ये बच्चों को confuse कर देते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि subject matter के लिए, sociology के subject matter के लिए इसमें से क्या relevant है। अब यहाँ पे देखो, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में ही ऐसा लग रहा है कि कुछ भी चूज़ करें सब सही लगेगा, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, सब्जेक्टिव, नन ऑफ द अबव। अगर हम सोशोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो सब्जेक्टिव तो नहीं होगा, क्योंकि हम तो पढ़ते हैं ना कि हमें सोसाइटी को ऑब्जेक्टिवली पढ़ना है, ये कोई सब्जेक्टिव सब्जेक्ट तो है नहीं, राइट। तो इंक्लूसिव होगा कि एक्सक्लूसिव होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरे हिसाब से कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ तुम्हें लगे 50% भी तुम्हें नहीं लग रहा है कि क्या होगा, तो प्लीज़ तुक्का मत मारो, छोड़ दो वो क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि नंबर चले जाएंगे, उससे बेटर है कि छोड़ दो, ठीक है। निगेटिव मार्किंग में नहीं जाना है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करके आते हैं और फिर निगेटिव मार्किंग में ही वो उनका स्कोर जो है वो ख़राब हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। अच्छा देखो, यहाँ पे लॉजिक क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी का क्या मतलब है कि सोशोलॉजी के अंदर क्या क्या आता होगा, क्या क्या हमें पढ़ना होता होगा। अब यहाँ पर क्या है कि एक्सक्लूसिव की जगह एक्चुअली में ये बात कर रहे हैं फॉर्मलिस्टिक स्कूल की, जो कि ये कहता है कि जो सोशोलॉजी है उसे अपने आप में एक प्योर साइंस, सेपरेट साइंस रहना चाहिए। और इंक्लूसिव क्या कहता है कि नहीं, उसे सिंथेसाइज हो जाना चाहिए, उसे बाकी सोशल साइंस की में मिक्स हो जाना चाहिए और तब स्टडी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी की अगर बात करें तो वो हमेशा एक्सक्लूसिव होगा, क्योंकि उसका अपना एक सब्जेक्ट मैटर है ना, उसकी अपनी चीज़ें हैं, अपनी टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, राइट। सब कुछ उसमें मिलेगा तो नहीं कि हिस्ट्री भी मिला दो, उसी में जोग्राफी भी मिला दो। सो इन दैट लॉजिक द करेक्ट आंसर इज़ ए। बट ये क्वेश्चन जिस एग्जाम में आया था ना गाइज, वहाँ पे इसका मुझे आंसर मिला नहीं, सो दिस क्वेश्चन इज स्टिल इन डाउट, ठीक है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है तो आंसर ए ही होगा, बिकॉज और कोई लॉजिक से तो मुझे नहीं लगता
होगा बी, और सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो मैं इस पर और अभी रिसर्च करूँगी, इफ़ कुछ भी अपडेट होगा इस पर, ठीक है, तो तुम लोग इसका पिंड कमेंट चेक करना, ओके। जो भी अगर कुछ मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा इसमें बताने लायक तो मैं पिंड कमेंट में ही ऐड कर दूंगी, सो दैट तुम लोग उसको देख सको, या कोई भी फ्यूचर में स्टूडेंट्स देखेंगे तो वो देख सकें, ठीक है। बट अभी के लिए विद ऑल द नॉलेज दैट आई हैव, आई थिंक द आंसर शुड बी ए। एंड इसका जो मैंने जितना सर्च किया, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का मतलब यहाँ पे फॉर्मुलिस्टिक और सिंथेटिक ही है, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर। ना क्वेश्चन नंबर 36, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं फंक्शनलिज्म से रिलेटेड, तो तुम लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर। सोसाइटी इज हेल्ड टुगेदर बाय शेयर्ड वैल्यूज एंड कॉन्सेंसस, कॉन्फ्लिक्ट इज सीन एज नॉर्मल स्टेट ऑफ सोसाइटी, सोशल चेंज अकर्स ग्रेजुअली थ्रू रिफॉर्म, इनइक्वालिटी इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? 1, 3, 4, 1 and 2, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4. What will be the correct answer? हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो एंड आंसर दो। द करेक्ट आंसर इज ए। जिन्होंने ए आंसर दिया, वेरी गुड। देखो, सोसाइटी इज हेल्ड टुगेदर बाय शेयर्ड वैल्यूज एंड कंसेंसस, बिल्कुल सही है। कॉन्फ्लिक्ट इज सीन एज द नॉर्मल स्टेट ऑफ सोसाइटी, तो ये गलत है। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में फंक्शनलिज्म में हम कोई बात करते ही नहीं है। सोशल चेंज जो है वो ग्रेजुअली आएगा, रिफॉर्म के थ्रू, ये भी सही है, क्योंकि इसमें रेवोल्यूशन की कोई बात नहीं होती है, रिफॉर्म की बात होती है। इनइक्वालिटी नेसेसरी है, तो ये भी सही है, बट कॉन्फ्लिक्ट की ऐसी कोई बात हम फंक्शनलिज्म में नहीं करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए, 1, 3 and 4, ओके। Now, question number 37, methods of sociology include what? Ideal method, comparative method, statistical method, all of the above. अगर हम सोशोलॉजी के मेथड्स की बात करें तो इसमें से कौन सा मेथड में इंक्लूड हो सकता है? ईजी क्वेश्चन है, द करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है, वेरी गुड। तीनों ही हैं जो सोशोलॉजी के मेथड्स में इंक्लूड हो सकते हैं। कंपेरेटिव मेथड पे फोकस किया था एमाइल दरखाइम ने। कुछ नाम भी हैं जो तुम लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। आइडियल मेथड यानी आइडियल टाइप, तो ये हो गया मैक्स वेबर, ठीक है ना। स्टैटिस्टिकल मेथड की अगर हम बात करें तो बहुत सारे थिंकर्स इसमें भी आ जाएंगे, इवन एमाइल दरखाइम भी आते हैं, बट लेवी स्ट्रॉस ने काफ़ी स्टडी किया है स्टैटिस्टिकल किनशिप स्टडीज़ में, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 38, एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी इज़ व्हाट? इसमें से कम्युनिटी का एग्जाम्पल कौन सा है? दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट। CUET PG ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है, एसोसिएशन के एग्जाम्पल्स, नॉर्म्स के एग्जाम्पल, वैल्यूज़ के एग्जाम्पल्स, ओके। अ ट्रेड यूनियन, वर्ना, अ पॉलिटिकल पार्टी, ट्राइबल ग्रुप। अब यहाँ पर तुम लोगों को कम्युनिटी के फीचर्स अगर क्लियर है तो तुम लोग आराम से क्वेश्चन को कर लोगे। सब लोग आंसर दो मुझे, क्या होगा इसका आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है, वेरी गुड। ट्राइबल क्यों होगा? क्योंकि ट्राइबल ग्रुप की एक कॉमन टेरिटरी होती है, वी फीलिंग होती है, सोशल बॉन्ड होता है, शेयर्ड कल्चर होता है, राइट। और अगर हम ट्रेड यूनियन की बात करें तो ट्रेड यूनियन किस में आएगा? ये आएगा एसोसिएशन में, ओके। वर्ना की अगर हम बात करें तो ये एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की कैटेगरी है, ओके। पॉलिटिकल पार्टी तो किसी में भी फिट नहीं होगा, जो कि हम लोग टॉपिक्स इस यूनिट में पढ़ रहे हैं, राइट। सो डी इज़ योर ट्राइबल ग्रुप, अ कम्युनिटी का एग्जाम्पल। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, ओके। अच्छा, अगर तुम लोगों को थोड़ी सी भी बैकग्राउंड में स्नोरिंग की आवाज़ आ रही है, खराटे लेने की आवाज़ आ रही है, तो दैट इज़ माई डॉग इज़ स्लीपिंग, सो प्लीज़ उसको अवॉइड करना, ओके। नंबर 39, who among the following defined social structure as abstraction from the concrete population and its behavior, the pattern or network of relationships obtaining between actors in their capacity of playing roles relative to one another? देखो, याद रखो, सोशल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में अगर बिहेवियर, रिलेशनशिप, रोल, ये सब आ रहा है तो ये किसकी डेफिनेशन होगी? ये सब कीवर्ड्स याद रखो और ये डेफिनेशन याद रखो, इंपॉर्टेंट है। सीरेट मिल्स, SF नाडल, H गर्थ, RK मर्टन। देखो, ये डेफिनेशन ऑलरेडी एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। दिस इज़ अ नेट PYQ ओनली, नेट के पेपर में ये आया हुआ है, तो जो नेट में आया है वो
ऐसे क्वेश्चंस जो मैं बता रही हूँ वो CUET PG के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने ये चीज़ देख ली थी, दैट इज़ वाई मैं अब इनके क्वेश्चंस भी ऐड ऑन कर रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने नहीं किया था, मैंने खुद बनाए थे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तुम लोगों को याद होगा शायद, जिन्होंने लास्ट ईयर भी प्रिपरेशन की हो, अगर इग्नू में मैंने सारे क्वेश्चंस खुद बनाए थे। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। और जो लोग टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करे हैं उनको तो अलग क्वेश्चंस मिल ही रहे हैं। तो देखो, एक कंपाइलेशन होनी चाहिए, हर तरह के क्वेश्चंस के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर अगर नहीं भी पता है इट्स ओके, बट उसको समझो, लर्न करो, ताकि एग्जाम में अच्छा कर सको, ओके। द करेक्ट आंसर इज़ बी। प्लीज़ रिमेंबर, SF नाडल की डेफिनेशन है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है इन योर टॉपिक सोशल स्ट्रक्चर, बट बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन इनमें से नहीं आएगा। इनकी बुक ज़रूर याद रखना, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। 1957 में ये बुक आई थी। ईयर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये बुक आ चुकी है कई बार एग्जाम्स में ना। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, पेस्टोरल सोसाइटी रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से पूछ रहा है कि पेस्टोरल सोसाइटी के बारे में क्या सही है। अ सोसाइटी बेस्ड ऑन कल्टिवेटिंग प्लांट्स, अ सोसाइटी बेस्ड ऑन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, अ सोसाइटी बेस्ड ऑन पैस्चरिंग ऑफ एनिमल्स, नन ऑफ द अबव। ना यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो B और C में कंफ्यूज होंगे, और ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ दो ऑप्शंस तुम्हें सही लग रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है जिस पे फोकस करना है। तो सब लोग पहले मुझे आंसर दो इसका कि क्या होगा इसका आंसर, फिर मैं बताती हूँ सही आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर हेयर इज C गाइज, प्लीज़ रिमेंबर। पैस्चरिंग ऑफ एनिमल्स में डोमेस्टिकेशन भी आ सकता है, ठीक है, पर डोमेस्टिकेशन में सिर्फ डोमेस्टिकेशन की बात हो रही है, जबकि ये जो पैस्टोरल सोसाइटीज़ होती हैं इसमें एनिमल्स को हर्डिंग भी कराई जाती है, ग्रेजिंग भी कराई जाती है ना। तो डोमेस्टिकेशन भी हो जाएगा, बट यहाँ पर सिर्फ डोमेस्टिकेशन की बात हो रही है, इसलिए ये नहीं होगा। द करेक्ट आंसर विल बी C, ओके। जानवरों को चराने और बाकी सारी चीज़ें भी इसमें आ जाएंगी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, द कॉन्सेप्ट्स Gemini shaft and Jessel shaft as developed by Ferdinand Tonnes are translated as what? Now let's see how many of you remember this. अभी मैंने बताया था, बट यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है जो तुम लोगों को अभी समझ में आएगी। मैंने तुम लोगों को कम्युनिटी एंड सोसाइटी बताया था, बट अगर हम एक्चुअल फर्डिनेंड टॉनिस के ट्रांसलेशंस देखें तो वहाँ पर सोसाइटी नहीं होगा, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा एसोसिएशन, ओके। ये चीज़ याद रखना, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है कि देखो कैसे चीज़ें जो हैं वो सोशोलॉजी में कितने हद तक छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो चीज़ों को चेंज कर देते हैं। अगर तुम्हें ये बात नहीं पता थी कि फर्डिनेंड टॉनिस ने एक्चुअली ट्रांसलेटेड में क्या हुआ है, मतलब उनके जो वर्ड्स हैं उनको अगर हम लोग ट्रांसलेट करें तो क्या मीनिंग निकल रहा है ना। बट क्वेश्चन में कभी कभी सोसाइटी भी आ जाता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर इनसे रिलेटेड आएगा तो कम्युनिटी एंड एसोसिएशन विल बी योर आंसर, ओके। कम्युनिटी एंड सोसाइटी विल नॉट बी देयर, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं है और सोसाइटी है तब वो हो जाएगा, अदरवाइज कम्युनिटी एंड एसोसिएशन ही होगा, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप वॉज फर्स्ट गिवन बाय हुम। रेफरेंस ग्रुप का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? R.K. मर्टन, हाइमन, एमाइल दरखाइम या फिर सोरोकिन? इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज B, हर्बर्ट हाइमन का है ये कॉन्सेप्ट, और इसको हम लोग R.K. मर्टन के साथ भी एसोसिएट करते हैं। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के साथ भी ये टॉपिक काफ़ी मैच होता है, राइट। प्लीज़ रिमेंबर, कल हम लोग ग्रुप के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ पर भी रेफरेंस ग्रुप का क्वेश्चन आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। इसमें से कौन सा है जो कल्चर का फीचर नहीं है? बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। कल्चर इज़ अक्वायर्ड, कल्चर इज़ इनबॉर्न, कल्चर इज़ अ कॉम्प्लेक्स होल, ऑल ऑफ दीज। कौन सा इसमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? हिंदी में अगर पढ़ो तो देखो मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। कल्चर हासिल किया जाता है, कल्चर पैदाइशी होता है, कल्चर एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज़ B। जिन्होंने B आंसर दिया है वेरी गुड। देखो, कल्चर इनबॉर्न होता है ये बिल्कुल गलत है, हम लोग कल्चर के साथ पैदा नहीं होते हैं, राइट। कल्चर अक्वायर किया जाता है इज़ करेक्ट, क्योंकि हम कल्चर को सीखते हैं ओवर टाइम, राइट। और कॉम्प्लेक्स भी होता है, ये बहुत ईजी नहीं होता है। सब जगह के कल्चर अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपको पता चलेगा ये कितना मुश्किल प्रोसेस है, या पढ़ने के लिए कितना मुश्किल है, राइट। सो कल्चर जो है वो इनबॉर्न कभी भी नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत है ना। क्वेश्चन नंबर 44,
Which of the following is the major proponent of formalist school of thought? George Simmel, Sorokin, Durkheim, Hobhouse. What will be the correct answer? The correct answer is A. अभी मैंने ये बताया था, जिन्होंने अभी भी गलत आंसर दिया है गाइस देख लो भाई। फॉर्मलिस्टिक स्कूल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है जॉर्ज जिमल, ओके, और सोरोकिन, दरखाइम, हॉबहाउस ये सब आएंगे सिंथेटिक में। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार सिंथेटिक और फॉर्मलिस्टिक से क्वेश्चन आ सकता है, मे बी बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इतने टाइम से नहीं इन्होंने इससे पूछा है, तो मे बी ये लोग इस साल कोई क्वेश्चन इससे पूछ लें। ओके, सो प्लीज़ ये चीज़ अच्छे से देख लेना कि कौन से थिंकर कौन से स्कूल में आते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, सोशियोबायोलॉजी रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोशियोबायोलॉजी का क्वेश्चन नेट में आ चुका है ऑलरेडी। हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ह्यूमन बिहेवियर, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द जेंडर सोशलाइजेशन, नन ऑफ द अबव। सो प्लीज़ रिमेंबर, सबसे पहले तो सोशियोबायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें दिया है एडवर्ड विल्सन, ठीक है, और इनकी बुक का नाम भी तुम लोगों को याद रखना है, दैट इज सोशियोबायोलॉजी द न्यू सिंथेसिस। ओके, इन्होंने ही इस टर्म को कॉइन किया है और इन्होंने इसमें बात करी है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं, उनको लगता है बायोलॉजी है तो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, बट नहीं, ही इज़ टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। ओके, प्लीज़ रिमेंबर। Now, question number 46. Society cannot be studied in the same way as the natural world because human behavior is meaningful and varies between individuals and culture. It is difficult for sociologists to gain access to a research laboratory. Sociologists are not rational or critical enough in their approach. We cannot collect empirical data about social life. सोसाइटी को हम लोग नेचुरल वर्ल्ड की तरह क्यों नहीं स्टडी कर पाते हैं, क्या रीज़न है? सब लोग इसका आंसर दो मुझे। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ए। जो स्टूडेंट्स बाकी सारे ऑप्शंस दे रहे हैं, देखो ह्यूमन बिहेवियर जो है हमारा वो बहुत मीनिंगफुल होता है और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है, कल्चर टू कल्चर वैरी करता है। दैट इज़ वाई हम लोग सोसाइटी को एक नेचुरल साइंस की तरह नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबिलिटी है, वैरायटी है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग मैनेज कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, नेचुरल साइंस की तरह हम ह्यूमन बिहेवियर को नहीं पढ़ पाते। ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर द करेक्ट आंसर हेयर इज़ ए। ओके, now question number 46, which of the following is not an agency of socialization। इसमें से कौन सा है जो सोशलाइजेशन का एजेंसी नहीं है? फैमिली, पीयर ग्रुप, पुलिस या फिर स्कूल? इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे गाइस। द करेक्ट आंसर इज सी। पुलिस जो है वो एक सोशलाइजेशन का एजेंसी नहीं है, वो एक सोशल कंट्रोल का एजेंसी ज़रूर हो सकता है। सोसाइटी में रेगुलेशन के लिए पुलिस का यूज़ होता है, ठीक है। Question number 47. Who talks about roles in virtue of social relationships? A.R. Ratcliffe Brown, R.K. Merton, S.F. Nadal या फिर Claude Lévi-Strauss? What will be the correct answer? Role in virtue of social relationships. अभी मैंने ये दो keywords कहीं पे तुम लोगों को दिखाए थे। The correct answer is C. Please remember guys, it is S.F. Nadal and this is a PYQ from social structure topic. तो please remember, ठीक है, net PYQ ही है ये। Okay, now question number 49, which one of the following statement represent the idea of Searet Mills about sociological imagination? इसमें से सीरेट मिल्स का सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन कौन सा ऑप्शन है? लुकिंग सोशल वर्ल्ड एज अ सोशल फैक्ट, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस among the classical theorists, bringing together private troubles and public issues, avoiding individual based explanation. What will be the correct answer? The correct answer is C. जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड। सीरेट मिल्स का जो थ्योरी है वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ बैच में एंड आई होप तुम लोगों को याद होगा, राइट। कैसे ये कहते हैं कि सोशोलॉजी में हम लोग सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन में प्राइवेट ट्रबल्स और पब्लिक
इश्यूज़ को साथ में ला के देखते हैं, यानी कोई भी जो इशू है वो प्राइवेट नहीं है, वो एक पब्लिक इशू है, ठीक है। अगर जैसे मान लो मेरे पास जॉब नहीं है तो ये मेरी ही प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे सोसाइटी की प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सोशल प्रॉब्लम, ओके। Now, question number 50. Which one is the important concept in the theory of socialization held by एमाइल दरखाइम? अगर हम एमाइल दरखाइम का थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन देखें या उनका कोई कॉन्सेप्ट है तो वो कौन सा इसमें से इंपॉर्टेंट है? रोल परफॉर्मिंग, इमेजिनिंग द अदर, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या फिर डिविजन ऑफ लेबर? थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है? अच्छा, एमाइल दरखाइम का इंपॉर्टेंट कीवर्ड भी है जो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। द करेक्ट आंसर इज सी, जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड। एमाइल दरखाइम टॉक्स अबाउट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, मॉरल एटीट्यूड जो कि सोसाइटी को बांध के रखते हैं। दे बाइंड सोसाइटी टुगेदर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं एंड ऑथर्स हैं एंड यू हैव टू कनेक्ट देम। नाउ कल्चर की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम में कल्चर से बुक्स आएंगी, सो मेक श्योर दैट यू रिवाइज दिस पार्ट वेरी थॉरली, ओके। अच्छे से बुक्स आपको रिवाइज करनी है, जितनी टेस्ट में हम लोगों ने करी हैं, इग्नू सीरीज़ में करी हैं, जितने भी MCQs के थ्रू करी हैं, है ना, लास्ट में भी मैंने कहीं कहीं पे बैच में भी प्रोवाइड करी हैं, नोट्स में दी हैं, तो वो सब आप लोगों को पढ़ना है, ओके। वो सब रिवाइज करना है, एक्चुअली पढ़ने का तो अब टाइम गया। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, सबसे पहले मैच कर लेते हैं। प्रिमिटिव कल्चर, पैटर्न ऑफ कल्चर, तो पैटर्न ऑफ कल्चर इज़ बाय रूथ बेनेडिक्ट, प्रिमिटिव कल्चर इज़ बाय E.B. टाइलर, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर इज़ बाय मेलिनोस्की एंड नोट्स टूवर्ड्स डेफिनेशन ऑफ कल्चर इज़ बाय T.S. एलॉइट। सो पैटर्न ऑफ कल्चर का हो जाएगा थर्ड, सो ए का थर्ड यहाँ पे है, बी का सेकंड हो जाएगा, सी का फोर्थ एंड डी का यही है आंसर, ठीक है। बी इज़ योर करेक्ट आंसर, जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड। ना क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी? इसमें से कौन सा है जो कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? टेरिटरी, अ सेट ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, वी फीलिंग, लैंग्वेज। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज़ डी। प्लीज़ रिमेंबर गाइस, अगर कम्युनिटी की बात आएगी तो लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट फीचर नहीं है, ठीक है। ऐसा फीचर है जिसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, बट बाकी तीनों इम्पॉर्टेंट है। तो तुम लोगों को क्वेश्चन में कभी कभी ये भी देखना है कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग रखेंगे और बाकी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ओके। ये तभी समझ पाओगे अगर कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ रखा है। Question number 53. The change of statuses occurring with sufficient frequency as to be socially patterned can be designated as a what? Status set, status conflict, social status या फिर status sequence. Change of statuses occurring with sufficient frequency. बहुत ध्यान से पढ़ो और बताओ इसका आंसर। यानी कि एक स्टेटस के बाद दूसरा स्टेटस, तीसरा स्टेटस, है ना, ये हमारे स्टेटस हैं जो लाइफ में हमेशा चेंज होते रहते हैं, राइट। जैसे कभी अगर कोई एक चाइल्ड होगा, फिर वो एक स्टूडेंट बनेगा, फिर आगे जाके वो किसी का हस्बैंड वाइफ बनेगा, सॉरी पहले ही मैंने हस्बैंड वाइफ बना दिया, जॉब करेगा, ठीक है, एम्प्लॉय बनेगा, फिर शादी करेगा, हस्बैंड वाइफ बनेगा, है ना, उसके बाद पेरेंट बनेगा। तो ये जो अलग अलग स्टेटस अक्वायर हो रहे हैं एक लाइफ स्पैन में, इसको हम लोग क्या कहेंगे? चेंज ऑफ स्टेटस हो रहा है यहाँ पे। सो ये जो अलग अलग स्टेटस हमें देखने को मिल रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टेटस सेट, स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट, सोशल स्टेटस या फिर स्टेटस सीक्वेंस? एक सीक्वेंस में होगा ना, मतलब पहले स्टूडेंट तो नहीं हो जाओगे, पहले चाइल्ड ही होगे, फिर स्टूडेंट बनोगे, है ना, पहले हस्बैंड वाइफ ही बनोगे, उसके बाद पेरेंट बनोगे। तो ये जो है स्टेटसेस का, इसको हम लोग कहेंगे स्टेटस सीक्वेंस, ओके। प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ स्टेटस सीक्वेंस एंड इट इज़ गिवन बाय मर्टन, ओके गाइज। और इसको एक और चीज़ बोलते हैं, दैट इज़ टिपिकल प्रोग्रेशन ऑफ स्टेटसेस इन पर्सनस लाइफ, ठीक है, याद रखना ये चीज़, टिपिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, एक के बाद एक प्रोग्रेस हो रहा है ना, ओके। ये भी कभी कभी आता है एग्जाम में ना। क्वेश्चन नंबर 54, व्हेन द परफॉर्मर ऑफ अ रोल अडॉप्ट्स अ सब्जेक्टिव डिटैचमेंट फ्रॉम द रोल, इट इज़ कॉल्ड व्हाट? अगर एक रोल परफॉर्मर, यानी एक रोल जो मैं परफॉर्म कर रही हूँ, अगर मैं उससे डिटैच हो रही हूँ थोड़े टाइम के लिए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे?
रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल टेकिंग, रोल डिस्टेंस या फिर रोल इनकम्पैटिबिलिटी? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड। रोल डिस्टेंस किसका है ये भी तुम लोगों को पता होना चाहिए। इट इज़ गॉफमैन। ओके ये सब एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं आ रहे हैं अगर क्वेश्चंस गाइज, डोंट पैनिक, एक बार सब कुछ रिवाइज करो फिर से। सेल्फ स्टडी वाले इग्नू नोट्स रेफ़र करें एंड जो बैच में हैं वो बैच के नोट्स ही रेफ़र करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, अकॉर्डिंग टू whom रोल इज द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस वेयर स्टेटस रिफर्स टू द पोजीशन एंड रोल टू इट्स परफॉर्मेंस? डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस किसने बोला था रोल को? राल्फ लिंटन, आर के मर्टन, मैक्स वेबर, पीएल कैंडल? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार ये रिपीट होते हैं। द करेक्ट आंसर इज ए, इट इज़ राल्फ लिंटन, जिन्होंने कहा था कि रोल जो है वो डायनेमिक एस्पेक्ट है स्टेटस का। मतलब हमारे स्टेटस में बहुत सारे रोल्स होते हैं, ठीक है, और वो चेंज होते रहते हैं। स्टेटस हमारा सेम ही रहता है, रोल्स हमारे चेंज होते रहते हैं। जैसे एज अ मदर, लेट्स से आज मेरा रोल जो है, हो सकता है 2-3 दिन बाद मेरा वो रोल ना रहे, बट मेरा जो स्टेटस है वो वही रहेगा, मदर ही रहूँगी मैं, है ना। तो रोल चेंज होते रहते हैं। Now, question number 56. By what term Merton designated the range of role relationships which persons have by virtue of occupying a particular status? Merton का एक कॉन्सेप्ट है इसमें से, जिसमें वो बात करते हैं कि एक स्टेटस है मान लो, ठीक है, और उसके बहुत सारे रोल्स हैं। ओके एक स्टेटस के बहुत सारे रोल्स हैं। ओके देखो लिखा है ना पर्टिकुलर सोशल स्टेटस। तो इन सारे स्टेटस को हम क्या कहेंगे मिला के, सॉरी रोल को, इन सारे रोल्स को मिला के हम क्या कहेंगे? मल्टीपल रोल, रोल सेट, रोल नेटवर्क या फिर स्टेटस रोल? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी। प्लीज रिमेंबर इट इज़ रोल सेट। ओके मर्टन का कॉन्सेप्ट है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। Question number 57, militant and industrial society, mechanical and organic solidarity, folk urban continuum, Gemini shaft and Jessel shaft? मैच करना है, easy question है। आई होप कि ये सारी बातें तुम लोग को पता होंगी अब कि मिलिटेंट और इंडस्ट्रियल क्या होता है, मैकेनिकल ऑर्गेनिक क्या होता है, राइट जिन लोगों ने बैच ज्वाइन किया है, स्पेशली दोज ऑफ यू, ये सब मैंने पढ़ाया है। मिलिटेंट और इंडस्ट्रियल सोसाइटी तो यूट्यूब पे है, तो फ्री वाले भी देख सकते हैं उसको। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज़ बी। मैच कर लेते हैं। मिलिटेंट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में बात की है हर्बर्ट स्पेंसर ने, मैकेनिकल सॉलिडारिटी के बारे में बात की है एमाइल दरखाइम ने, फोक अर्बन कॉन्टिनम है रेडफील्ड का, और जेमिनी शाफ्ट और जेसल शाफ्ट है टोनिस का। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 58, who used the phrase necessary conditions of existence as an important component of social structure? SF नाडल, क्लॉड लेविस स्ट्रॉस, AR रैटक्लिफ ब्राउन या फिर RK मर्टन? व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? नेसेसरी कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में कौन बात करता है? प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ AR रैटक्लिफ ब्राउन। जिन्होंने AR रैटक्लिफ ब्राउन आंसर दिया है, वेरी गुड। सोशल स्ट्रक्चर में हम लोग रैटक्लिफ ब्राउन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, who supports the view that social structure is more or less stable and unchangeable while its qualitative character is dynamic and changeable? किसने ये कहा था कि जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें उसको हम लोग बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो मोर और लेस स्टेबल होता है और अनचेंजेबल होता है, जबकि क्वालिटेटिव कैरेक्टर उसके जो होते हैं वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये किसका डेफिनेशन है? द करेक्ट आंसर रैटक्लिफ ब्राउन, SF नाडल, मेलिनोस्की। प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ बाय रैटक्लिफ ब्राउन, ठीक है। ये भी नेट PYQ है गाइज, पुराने नेट PYQs हैं ये सब, बिफोर 2018। ओके 2018 के पहले वाले जो पेपर्स हैं ना उनके नेट PYQ है ये, और यही एग्ज़ाम में आते हैं। अगर रिपीट होना होता है ना तो यही वाले रिपीट होते हैं, रिसेंट से कोई रिपीट नहीं करता है। ओके ना क्वेश्चन नंबर 60, सोशल मॉर्फोलॉजी, रेसिप्रोसिटी, अलायंस थ्योरी, स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट? अब हमें इसे मैच करना है, तो जल्दी से मैच करके बताओ कौन किसके साथ मैच होगा। सोशल मॉर्फोलॉजी की बात कौन करता है? रेसिप्रोसिटी की बात कौन करता है? अलायंस थ्योरी तो यू ऑल नो लेविस्ट्रॉस की है। स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट की अगर हम बात करें तो फर्डिनेंड टॉनिस हैं। रेसिप्रोसिटी की बात करते हैं मार्शल मॉस, और सोशल मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे रैटक्लिफ ब्राउन। सो ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, ये देखो, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड।
क्वेश्चन नंबर 61, हु वर द फर्स्ट टू डेवलप एलीट थ्योरी? सबसे पहले एलीट थ्योरी किसने डेवलप की है? परेटो एंड मॉस्का, मिल्स एंड डेविड लेन, परेटो एंड मिल्स, मॉस्का एंड मिशेल. What will be the correct answer? The correct answer is A. जिन्होंने A आंसर दिया है, वेरी गुड. इट इज़ परेटो एंड मॉस्का. परेटो के बारे में तो तुम लोग जानते ही हो, बट प्लीज़ रिमेंबर मॉस्का ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने भी एलीट थ्योरी पे काम किया है. ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है. Now, question number 62. The book The Methodological Position of Symbolic Interactionism was written by whom? Bloomer, Cooley, Goffman, Mead. What will be the correct answer? The correct answer is A. जिन्होंने A आंसर दिया, वेरी गुड. हर्बर्ट ब्लूमर की बुक है ये, और इन्होंने इसमें 3 प्रेमाइसेस दिए हैं. ठीक है, सोशियोक्रक्स में एक क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था ना, 3 प्रेमाइसेस ऑफ सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म. आई होप तुम लोगों ने सोशियोक्रक्स के जितने भी 11 क्लासेस हैं वो देखे होंगे गाइस, क्योंकि वहाँ से भी बहुत हेल्प होगी. क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन. अभी भी अगर टाइम है, प्लीज़ इग्नू MCQs को देख के जाना एग्ज़ाम में. ठीक है, वहाँ पर भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स MCQs हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो कवर हुए हैं. तो ये सब होलिस्टिकली जब पढ़ के जाओगे ना तो एग्ज़ाम अच्छा होगा. तो प्लीज़ वो सब चीज़ें देख लेना. ओके. Now, question number 63. Functionalist approach to conflict was propounded by Dahrendorf, L.A. Kozer, Karl Marx या फिर R. Collins. What will be the correct answer? The correct answer is B. Please remember, functionalist approach जो है conflict का, वो दिया है कोजर ने. इनकी बुक मैंने आपको भी बताई थी, The Functions of Social Conflict. Now your homework is to find the year of this book. ठीक है, functional लिख दिया मैंने. Functions of social conflict. ठीक है, the correct answer is A. ईयर इसका मुझे बताओ कमेंट में सब लोग. Now, question number 64. Which one is the correct statement about socialization? इसमें से कौन सा है जो सोशलाइजेशन के लिए सही स्टेटमेंट है? इलेक्शन प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस होता है, रोल सीकिंग प्रोसेस होता है. These type of questions are important for CUET PG. इस तरह के questions एग्जाम में आते हैं. The correct answer is B. सोशलाइजेशन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. अब कुछ अगर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना, तो जाहिर सी बात है वो टाइम टेकिंग होगा, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 65. Who among the following has defined that a community is an area of social living marked by some degree of coherence? McIver and Page, Kimball Young and Ogburn, Henry Johnson, Kingsley Davis. What will be the correct answer? कम्युनिटी की ये डेफिनेशन है, एग्जाम में आ चुकी है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, फिर से पूछी जा सकती है. एंड NTA ने ही पूछी है ये डेफिनेशन गाइज, ये भी है. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम NTA ओनली. द करेक्ट आंसर इज A. Please remember it is McIver and Page. Okay. Question number 66. Reward and punishment are associated with role expectation. That is mores, folkways, norms, sanctions. What will be the correct answer? Reward and punishment किस में आएगा? The correct answer is D. जिन्होंने D आंसर दिया है, very good. Sanctions 2 तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट. पॉजिटिव मतलब क्या? पॉजिटिव मतलब कोई रिवॉर्ड देना. जब आप कुछ अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और जब आप कोई गलत काम करोगे तब आपको पनिशमेंट मिलेगा, राइट. सो इट कुड बी पॉजिटिव ऑल्सो एंड नेगेटिव ऑल्सो. नाउ क्वेश्चन नंबर 67. Who has used the concept of status and contract in understanding traditional and modern society respectively? Status and contract के concept के बारे में किसने बात करी है ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोसाइटी की जब वो बात करते हैं? राल्फ लिंटन, हेनरी मेन, RK मर्टन, SF नाडल. दिस इज ऑल्सो NTA क्वेश्चन.
सारे आज की क्लास के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं गाइस। मुझे जो लगा कि एनटीए रिपीट कर सकता है, मैंने नेट पीवाईक्यूज से वही ढूंढ के यहाँ पे ऐड किए हैं, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू रिवाइज दीज क्वेश्चंस वेरी वेल। अच्छे से आपको ये क्वेश्चंस याद रखने हैं, रिवाइज करने हैं, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज बी, प्लीज रिमेंबर इट इज़ हेनरी मेन, जिन्होंने बी आंसर दिया, वेरी गुड। इनकी बुक है एंशिएंट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। शुरू के क्लासेस में हम ये सब बुक्स देखते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, who has argued that status group can be identified in terms of a specific positive or negative social estimation of honor? Ralph Linton, Max Weber, SF Nadel, A.K. Rossi. What will be the correct answer? किसने कहा था ये कि स्टेटस ग्रुप जो है उनको हम लोग स्पेसिफिक पॉजिटिव और निगेटिव सोशल एस्टिमेशन ऑफ ऑनर के उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर सोशल एस्टिमेशन ऑफ ऑनर इज़ द बिगेस्ट कीवर्ड दैट यू हैव टू रिमेंबर। राल्फ लिंटन, मैक्स वेबर, क्या होगा इसका आंसर? ईजी है, द करेक्ट आंसर इज बी, प्लीज रिमेंबर इट इज़ मैक्स वेबर जिन्होंने ये कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, बताओ क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहली चीज़ याद रखो, कास्ट जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है इसमें गलती कर देते हैं, बट प्लीज़ रिमेंबर इंस्टीट्यूशन जो है वो एक कास्ट जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है। कम्युनिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है वी फीलिंग, ओके। एसोसिएशन में मैंने अभी बताया था आ जाएगा ट्रेड यूनियन। कल्चर जो है वो एक शेयर्ड वैल्यूज़ पे फोकस करता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ए का 4, एक में ही है, सो सी इज़ करेक्ट, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 70, in Mead's work, the attitude of entire community or in any game, the attitude of entire team is known as what? Self-perception, generalized other, social act, sensuous stimulation. So attitude of entire community या attitude of entire team, it is talking about generalized other, right? Generalized other and specific other मैंने पढ़ाया है बैच में, I hope you guys remember. एंड थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन में मीट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन है एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। रीड द क्वेश्चन एंड देन टेल व्हाट इज़ द आंसर। ट्रेडिशनल रोल स्ट्रक्चर्स आर गिविंग वे टू मॉडर्न वंस इन प्रेजेंट टाइम, यानी आज के टाइम में जो मॉडर्न जो ट्रेडिशनल रोल है वो अब मौका दे रहा है मॉडर्न चीज़ों में, मॉडर्न रोल्स को आने का, है ना। यानी कि हम इसमें क्या बात कर रहे हैं कि कैसे सोसाइटी में एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, ठीक है। ट्रेडिशनल क्या है? जो पहले के चीज़ें थी, जो पहले के लोग फॉलो करते थे, और अभी मॉडर्न क्या है? जो हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग के टाइम पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा अलग है चीज़ें, राइट। सो अभी क्या है कि ट्रेडिशनल रोल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अब मॉडर्न की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है, क्यों? बिकॉज पर्सन फॉलोइंग दोज रोल्स ऑफन रिटेन कैटेगोरिकल वैल्यू ऑफ ट्रेडिशन इंस्टेड ऑफ मॉडर्निटी। क्या कह रहा है दूसरा? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोग हैं वो ट्रेडिशन, पुराने ट्रेडिशन की वैल्यूज़ को रिटेन कर रहे हैं, यानी रोके हुए हैं, ना कि मॉडर्निटी की। तो ये बिल्कुल अपोजिट बात देखो कर रहा है यहाँ पे, है ना। ट्रेडिशनल से मॉडर्निटी की तरफ या मॉडर्निज्म की तरफ तो हम जा रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दिस, वी आर गोइंग देयर बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, राइट। सो ये अगर स्टेटमेंट देखो कि पर्सन फॉलोइंग दोज रोल्स ऑफन रिटेन, यानी लोग जो है अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को रिटेन करके रखते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है, रिटेन करके रखते हैं, बट इसका ये रीज़न सही नहीं होगा, ठीक है। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी नॉट ए, इट इज़ बी। स्टेटमेंट दोनों सही हैं, बट इसका जो रीज़न है वो नहीं होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया होगा इस तो मुझसे कमेंट में पूछना, ओके। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ नेट पीवाईक्यू, नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। जितने भी नेट के क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, दैट इज़ वाई वी आर सीइंग देम। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, अ स्टडी बेस्ड ऑन फैक्ट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द रिलीजियस टेक्स्ट। बहुत ध्यान से कीवर्ड्स देखो, रिलीजियस टेक्स्ट लाइक वेदास, उपनिषद रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव। अगर हम एक स्टडी कर रहे हैं जिसमें रिलीजियस टेक्स्ट से हम चीज़ें या फैक्ट्स निकाल रहे हैं, इंडोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, सिविलाइजेशनल, हिस्टोरिकल। इजी क्वेश्चन है, द करेक्ट आंसर इज इंडोलॉजिकल। इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और इंडोलॉजी ये सब मैं यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर नहीं देखा है, नहीं पता है, तो प्लीज़ उसको जाके देखो, ठीक है। और इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं घूरे, ओके। GS घूरे is very important. Now, question number 73. One fact that stands out beyond all others is that everywhere
द हस्बैंड वाइफ एंड इमेच्योर चिल्ड्रन कंसिस्ट अ यूनिट अपार्ट फ्रॉम रिमाइंडर ऑफ द कम्युनिटी। किसका कोट है ये भी एग्जाम में आया हुआ है गाइस, दैट इज़ वाई मैंने ऐड किया है। R.H. लुई, K.M. कपाड़िया, किंग्सले डेविस, G.P. मुर्डॉक। दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, एग्जाम में जो आए हुए हैं वही रिपीट होते हैं। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ बिकॉज यू डोंट टेक देम लाइटली। द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, इट इज़ G.P. मुर्डॉक, प्लीज रिमेंबर। Question number 74. The process involved in becoming an adult social being with focus on childhood is what? Primary socialization, secondary socialization, re-socialization, anticipatory socialization. पढ़ो ध्यान से। Process involved in becoming an adult social being with focus on childhood. Childhood पे focus है और हमें बनना क्या है? Adult. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे साथ? Primary socialization. ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर ये क्या होगा? प्राइमरी सोशलाइजेशन, क्योंकि बात हो रही है चाइल्डहुड की। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 75 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसिप्लिन्स अकॉर्डिंग टू हायरार्की ऑफ साइंसेस? वी ऑल नो हायरार्की ऑफ साइंसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? ऑगस्ट कोंत का, राइट? सो क्या होगा इसका आंसर बताओ। अब देखो यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस का ऑर्डर नहीं दिया है कि जैसे हमें फर्स्ट टू सेकंड वाला बताना है ना, या फिर हमें ऐसे बताना है। तो जब भी अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो हम फर्स्ट वाला चूज़ करेंगे। ठीक है, चलो क्या होगा इसका आंसर बताओ। द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड। ओके, तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है। इसके लिए आपको याद रखना है ये MAP-CBS। ओके, MAP मैप CBS याद रखो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड देन सोशियो। ठीक है, अगर हम यहाँ से ऐसे जाएंगे ना तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएगा, इंक्रीज होगी। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स है इसके अकॉर्डिंग वो क्या है? सोशोलॉजी। ओके, और डिक्रीजिंग जनरलिटी। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर। So that's it for today guys. I hope you liked today's class. Don't forget to subscribe if you're a sociology student and watching me for the first time. सो एग्ज़ाम में अब बहुत कम टाइम बचा है, तो तुम लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, रिवाइज़ ज़रूर करो। मल्टीपल रिविजन्स करने हैं हर चीज़ के। जितना पढ़ लिया है इट्स इनफ। रिवाइज़ करते रहो चीज़ों को बार बार। MCQs देखते रहो, जहाँ पे भी सेशंस हो रहे हो, पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करो। ठीक है, और कोई भी नए चीज़ को फॉलो मत करो, नए वीडियोज़ मत देखो। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा इसमें तुम लोग नए नए टीचर्स एडअप करोगे ना, उतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो जिन टीचर्स को एक्सपीरियंस है उनको ही फॉलो करो। ओके, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो तुम्हें आराम से यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो तुम लोग उनको फॉलो करो और सबको मत देखो। ठीक है, और यहाँ पर जितना भी सोशल प्रॉब्लम्स का कंटेंट है, प्लीज़ वॉच दिस। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तुम लोग इसी बेसिक नॉलेज से ही कर लोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम। जो PDF है कंपाइल करके मैं यहीं पे दूंगी, और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तुम लोग मुझसे यहाँ पे बात कर सकते हो। ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि अभी ऐप पे काफ़ी कुछ है कंटेंट जो आएगा, और टेस्ट अभी बाकी है। टेस्ट सीरीज़ अगर ज्वाइन करनी है तो तुम लोग कर सकते हो। 8, 9, 9 की टेस्ट सीरीज़ हो गई है अभी। ठीक है, तो अगर ज्वाइन करना है तो तुम लोग कर सकते हो। कल मिलते हैं, कल यूनिट 2 का टेस्ट होगा, प्लीज़ रिमेंबर, यूनिट 2 टुमारो। ओके, तो अच्छे से यूनिट 2 को रिवाइज़ करो और कल इसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।